हेलो, कैसे हो सभी। आज की जो हमारी क्लास है वो है मोशन, मतलब गति। आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल नोट्स मैंने आपको तैयार करके दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो है मोशन पर, मतलब गति के नियम। गति के तीन समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? तीन समीकरण होते हैं। पहला जो समीकरण होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। जो प्रथम समीकरण है गति का, फर्स्ट समीकरण इक्वेशंस, वो क्या दर्शाता है? वेग मतलब चाल और समय के संबंध को दर्शाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया कैसे, आप ये समझिए। तो प्रथम समीकरण निकालने का क्या मतलब कैसे निकालते हैं? वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम जानते हैं कि त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्वरण। एक्सीलरेट बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे टी, मतलब समय। एक सेकंड में चाल के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ठीक है, एक्सीलरेट कहा जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि त्वरण का मतलब क्या होता है। दो वेग के अंतर को एक सेकंड के अंदर में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में चालों के अंतर को ही वेग कहा जाता है, मतलब त्वरण कहा जाता है। ठीक है, एक्सीलरेट कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो ए टी होता है, मतलब तिर्यक गुणांक होता है या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होता है? ए टी बराबर क्या हो जाएगा? बी माइनस यू। ए का मल्टीप्लाई टी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी माइनस यू हो जाएगा। तो आप ये बताओ बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। तो ये निकल के आ जाएगा आपका प्रथम समीकरण। कैसे आएगा? हम जानते हैं कि जो एक्सिलरेट होता है या जो त्वरण होता है वो एक सेकंड में चाल के अंतर को ही कहा जाता है। तो चाल मतलब प्रारंभिक, मतलब अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल, दोनों को अंतर कर दिया हमने, और टी सेकंड में मतलब एक सेकंड के अंदर, उसको ही कहा जाता है त्वरण। तो ए टी बराबर हो जाएगा बी माइनस यू। बी बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। तो इस प्रकार से निकल के आएगा प्रथम समीकरण गति का। अब देखेंगे हम द्वितीय समीकरण कैसे आता है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अब समझिएगा। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है ना? अब समझते हैं द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो द्वितीय समीकरण होता है ये स्थिति, दूरी और समय के बीच को संबंध का दर्शाता है। मतलब जो दूरी है और समय है उसके बीच के संबंध को दर्शाता है सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आता है इसको समझिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? जो औसत वेग होता है, औसत वेग मतलब एवरेज वेग, वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जब हम दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल औसत आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो गति है तो गति का औसत क्या होगा? u प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग है और जो अंतिम वेग है उनका योग और बट्टे दो, क्योंकि दो है प्रारंभिक और अंतिम, तो दो से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज ऑफ वेग आ जाएगा, मतलब गति का औसत आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी s, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? s। तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू हो जाएगा वेग, मतलब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। ठीक है, और हमने दूरी और समय के बीच के संबंध को दर्शाना है। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे आप। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो चाल होती है या जो औसत चाल होती है वो क्या होती है? u प्लस वी अपॉन हाफ, मतलब आधा। ठीक है, तो s मतलब d, मतलब दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल। तो चाल कितना निकल के आया हमारा? v प्लस यू अपॉन टू।
और t इंटू समय में हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या, तो चाल इंटू समय, और हमने चाल को लिख दिया क्या, औसत चाल v प्लस यू अपॉन 2, क्योंकि ये औसत वेग आ जाएगा और t सेकंड में आ जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि v बराबर क्या होता है, v बराबर हमने देखा था u प्लस ए टी होता है, जो कि हमने अभी प्रथम समीकरण में निकाला था। ठीक है, a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी करके फिर ए टी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपका मतलब ये हो जाता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, b का मान रख देंगे, केवल हम क्या रखेंगे, b का मान रखेंगे, क्या रखेंगे हम, b का मान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आप समझ लेना। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा आपका v की जगह u प्लस ए टी रख दो, v की जगह क्या रख दो, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और प्लस में क्या चल रहा है, u, बट्टे में क्या है, 2 और t, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा u और u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, प्लस ए टी हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2, और यहाँ क्या है t। आई होप समझ रहे होंगे आप। अब आगे कैसे निकल के आएगा, मतलब जो दूरी है वो s इक्वल टू आ जाएगा आपका v प्लस यू, मतलब u प्लस ए टी हो गया भाई, b का मान रख दिया हमने, b का मान कितना रख दिया हमने, u प्लस ए टी रख दिया, u प्लस ए टी रख दिया, और प्लस, एक मिनट, एस इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन हाफ इंटू टी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, और v का मान रख दिया हमने, कितना रख दिया v का मान, v का मान रख दिया हमने u प्लस ए टी, और u चल रहा है, ठीक है, अपॉन में 2 और इंटू टी, तो क्या आ जाएगा आगे, क्या आ जाएगा, u और u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, प्लस ए टी, ए टी, और मल्टीप्लाई में चल रहा है टी, ठीक है, अपॉन में है 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन इसके नीचे जो 2 है वो बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, और टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं आप। क्या क्या किया हमने, v इक्वल टू क्या हो गया, मतलब एवरेज ऑफ वेग हो गया, u मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अपॉन में 2, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो दूरी हमने s मान ली, और जो चाल है वो औसत चाल मान लिया, v प्लस यू अपॉन हाफ इंटू टी, v का मान हमने रख दिया u प्लस ए टी, तो v का मान रख देना u प्लस ए टी प्लस u, और चल रहा है साथ में, अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में t, ठीक है, तो u और u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, और a का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने 2 से 2 काट दिया, कितना हो जाएगा, u का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो ut हो जाएगा प्लस 80 स्क्वायर, तो ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कैसे निकला, एवरेज ऑफ वेग होता है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपॉन में 2, और हमने जानते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होती है, तो दूरी बराबर को हमने s रख दिया, और चाल को हमने v प्लस यू अपॉन में 2 रख दिया, और t सेकंड, तो देखो हुआ क्या कि b का मान रख दिया हमने, b का मान रख दिया u प्लस ए टी, तो u का इसमें u करेंगे तो 2u हो जाएगा, और u को, है ना, u को इसमें जोड़ देंगे तो 2u हो जाएगा, और यहाँ 80 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ut, और यहाँ हो जाएगा 80 स्क्वायर, और जब हम दोनों से डिवाइड करेंगे, दोनों दो से, तो क्या होगा, दो से 2u से तो 2 कट जाएगा, लेकिन इसके नीचे 2 अभी बचा है क्योंकि पूरे के नीचे है, तो कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये तो हमने सीख लिया सेकंड समीकरण। अब देखते हैं थर्ड समीकरण कैसे होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है दूरी और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस जो गति का प्रथम समीकरण है वो किस के बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच में, ठीक है, वेग और समय के बीच में। और जो दूसरा समीकरण है वो दूरी और समय के बीच में,
और जो तीसरा समीकरण है वो दूरी और वेग के बीच में है। तो आई होप समझ गए होंगे। पहला समीकरण जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि दर्शाता है क्या, वेग और समय के बीच के दर्शन संबंध को। और जो सेकंड समीकरण है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये समय और दूरी के संबंध को दर्शाता है। और जो थर्ड वाला है वो दूरी और वेग के संबंध को दर्शाता है। अब हम समझते हैं कि जो थर्ड वाला समीकरण है वो कैसे आएगा। तो देखो हमने दो समीकरण निकाल लिए। पहला समीकरण क्या था, v इक्वल टू यू टी प्लस सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रथम और द्वितीय दोनों समीकरण हमारे पास निकल के आ गए थे। लेकिन अब हमें तीसरा समीकरण निकालना है। वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो कैसे आया, तो v बराबर हमने u प्लस ए टी और s इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम t का वैल्यू निकाल लेंगे। t का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो t हो जाएगा आपका v माइनस u, क्योंकि u इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अपॉन में a। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा इस समीकरण से, प्रथम समीकरण से। तो हम करेंगे क्या, जो t का मान आया ना वो हम इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो कैसे हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा u यू टी, इसमें नहीं इसमें रखेंगे जो दूरी होता है वो चाल u प्लस वी अपॉन हाफ इंटू टी, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक मिनट। जो s का मान है v प्लस यू हाफ टी, इसमें रखेंगे हम t का मान। तो t का मान कैसे आ जाएगा, t का मान आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। जो t का मान आया वो हम इसमें रख देंगे। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू हाफ और मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो जब हम देखो ऊपर क्या है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। और हमें वी स्क्वायर लाना है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा u इधर जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आई होप आप समझ गए होंगे तीनों समीकरण कैसे आए। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल हल करने के लिए जो गुरु मंत्र है वो, यदि वस्तु विराम अवस्था में है। तो हम तीनों समझ चुके हैं, अब इसको हम रफ कर देते हैं। यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, मतलब उसकी जो प्रारंभिक चाल होगी वो जीरो होगी। यदि चलती हुई वस्तु में ब्रेक लगाई जाती है तो वह रुक जाती है, तो अंतिम वेग क्या होगा, जीरो होगा। जब शुरू करता है तो प्रारंभिक वेग जीरो, और जब अंत मतलब ब्रेक लगाता है या उसकी चाल रोकी जाती है तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो पढ़ते हैं। देखो क्या है, जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो क्या होगा, जी प्लस में होगा, मतलब प्लस में होगा 9.8 या 10। यदि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो जी नेगेटिव होगा, ऊपर ग्रेविटी नेगेटिव होगा, क्योंकि जो पृथ्वी का ग्रेविटी है वो नीचे की ओर लगता है, कहाँ लगता है, नीचे की ओर, तो वो प्लस होगा। यदि हम ऊपर की तरफ मतलब अपोजिट ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, नीचे की ओर गिरना ये क्या है, पॉजिटिव, ऊपर की ओर जाना ये क्या है, नेगेटिव। अब समझते हैं गति के ग्राफ, मोशन ग्राफ। ग्रुप डी के नए पैटर्न में ग्राफ की पहचान बहुत पूछी जा रही है। दूरी समय ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो दूरी और समय के बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्लोप जो है। इस ग्राफ की जो स्लोप है वस्तु की चाल को दर्शाती है। यदि ग्राफ सीधी रेखा है तो चाल एक समान है। ठीक है, तो चाल क्या है, एक समान है। तो दूरी और
समय। तो चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। और यहाँ देखो दूरी भी समान है और समय भी समान है, तो चाल क्या होगी, चाल को दर्शाने वाला ये ग्राफ होगा, मतलब चाल एक समान होगी। दूरी समय ग्राफ की पहचान, यदि सीधी रेखा है तो धनात्मक ढाल होगा और चाल एक समान होगी। यदि ऊपर की रेखा मतलब ऊपर की ओर मुड़ी हुई होगी, ऊपर की ओर मुड़ी हुई होगी, तो क्या होगा, मुड़ी हुई होगी तो ढाल बढ़ेगा, और ढाल बढ़ेगा तो मतलब चाल बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि दूरी ऊपर की तरफ जा रही है तो दूरी प्लस में होगी तो चाल भी प्लस में होगी। समझ में आ रही है आपको बात। अगर नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है मतलब, एक मिनट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि जो रेखा है वो सीधी है, जैसे ये सीधी दिखाई दे रही है आपको, ये सीधी है, तो क्या होगी, चाल एक समान होगी। यदि ये ढाल बढ़ेगा तब जब ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यदि ये नीचे की तरफ जाएगा, यदि मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ढाल घटेगा। ढाल घटेगा इसका मतलब चाल घटेगी, क्योंकि जो दूरी है वो तो कम हो गई। भाई चाल किस पर निर्भर कर रही है, दूरी पर निर्भर कर रही है। ठीक है, दूरी और समय दोनों पर निर्भर कर रही है, मतलब समय जहाँ अधिक होगा वहाँ चाल कम होगी। ठीक है, और जहाँ दूरी ज्यादा होगी वहाँ चाल ज्यादा होगी। तो देखो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब जो ढाल सीधी रेखा में होगी तो चाल एक समान होगी, और ढाल यदि घटेगी तो क्या होगा, चाल भी घटेगी, चाल होगी घटेगी। ठीक है, माइनस में होगी। और ढाल बढ़ेगी कब, जब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ मतलब ऐसे जाएगी। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा में होगी मतलब ऐसे होगी तो क्या होगा, ढाल जीरो होगा, मतलब दूरी नहीं बदलती है, वस्तु स्थिर रहती है। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेग है, ये समय है। इस ग्राफ में जो ढाल है वो वस्तु के त्वरण को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, त्वरण को दर्शा रहा है। इस ग्राफ के नीचे का कुल जो क्षेत्रफल है एरिया, तो तय की गई दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। यदि सीधी और ऊपर चढ़ती हुई रेखा होगी तो वो धनात्मक ढाल होगा और त्वरण जो है पॉजिटिव होगा, और यदि नीचे की तरफ जा रही होगी तो ऋणात्मक स्थिर होगी और त्वरण भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और क्षैतिज होगी तो मतलब ढाल जीरो होगा, और ढाल जीरो मतलब त्वरण मतलब एक्सीलरेट भी जीरो ही होगा। आई होप समझ गए होंगे आप। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैंने आपको गति के तीनों समीकरण बता दिए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस कैसे निकल के आता है। तो यही हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। हमने आपको समझा दिया है, गति का ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप फॉर्मूले तीनों याद कर लेंगे क्योंकि ये समीकरण है, और इन समीकरणों पर आधारित क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यू क्या है, प्रारंभिक वेग, बी क्या अंतिम वेग, ए है त्वरण, टी है समय, एस है दूरी। ठीक है, एक एक मैंने सिंबल को आपको डिराइव करके समझा दिया है। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा और थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में और जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यही हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।